Thank you. Question number 61, Sri Narayan Rani. You have to say simple question. Right. On the table of the House. Answer is read on the table of the House. माननीय सभापति जी, मुझे मेरे इस मौखिक प्रश्न के बारे में सदन में प्रथम बार बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपका और सदन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। मैं अपने इस मौखिक प्रश्न के बारे में माननीय मंत्रियों से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के ऐसे धार्मिक स्थल जो प्रमुख पर्यटन केंद्रों से जुड़े हुए हैं का सर्वे आकलन कराकर तथा इनको विशेष वरीयता प्रदान करने के केंद्रीय धार्मिक स्थलों की सूची में शामिल किए जाने पर विचार करेंगी। मंत्री जी। माननीय सांसद की भावनाओं का सम्मान करते हुए जिन धार्मिक स्थलों के बारे में माननीय सांसद ने प्रश्न किया है उसके बारे में वस्तुस्थिति यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 167 साल पुराना संस्थान है और लगातार इस कार्य में प्रगति पथ पर है, 3686 मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित करता है राष्ट्रीय स्तर पर, और प्रदेश स्तर पर भी हर राज्य द्वारा भी कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स और धार्मिक स्थल संरक्षित किए जाते हैं। जो विषय इस वक्त सदन में लाया गया है, ये धार्मिक स्थल अभी इस 3687 की लिस्ट में नहीं लिए गए हैं, और उसके पीछे जो कारण हमने राज्य सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार से लिया है, उनका जवाब आया है कि ये जो धार्मिक स्थल हैं, the temples as referred in the parliamentary question belongs mostly to the medieval or late medieval period and are mostly renovated, leading to loss of their historical architecture and monument integrity. Thus, they do not fit to be declared as a state protected monument as per the provisions of the said act and rule. मान्यवर, इन धार्मिक स्थलों में समय समय पर व्यवस्थाओं जरूरतों के अनुसार जो ट्रस्ट इनको चलाते हैं उन्होंने इसमें बदलाव किए हैं, और जिसके कारण इन धार्मिक स्थलों का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अब कम हो गया है या खत्म हो गया है, इसलिए इनको संरक्षित नहीं किया जा सकता। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नारायण राणे। मंत्री महोदय जी, उक्त स्मारक भारतीय पुरातन सर्वेक्षण के केंद्रीय संरक्षण के अंतर्गत आने के लिए प्रशासन प्रस्ताव तैयार किया जाएगा क्या? मंत्री जी। माननीय सदस्य, इसकी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत अगर ऐसा कोई भी मॉन्यूमेंट जिसकी आयु 100 वर्ष से अधिक हो और राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का बीच में आता है तो इसको गजट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। 2 माह के समय दिया जाता है जिसमें पब्लिक की ऑब्जर्वेशंस, आपत्तियां प्राप्त की जाती हैं, और अगर उस पर कोई आपत्ति ना हो तो इनको उस सूची में जोड़ा जाता है। भारत सरकार के सामने इस वक्त 22 ऐसे स्थान हैं जो इस संरक्षक श्रेणी में आने के लिए निश्चित किए गए हैं, और ये प्रक्रिया जारी है। अगर ऐसा कोई विषय सामने आएगा तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और संस्कृति मंत्रालय इस पर संज्ञान लेगा। श्री अनिल देसाई। सर, धर्म और आध्यात्मिकता से विज्ञान के समन्वय से भारत को विश्व गुरु कहा गया है। महाराष्ट्र की सामान्य जनता का अधिक झुकाव धर्म तथा अध्यात्म की ओर ही रहता है। कल आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर में 15 लाख से अधिक भक्तजनों ने विठोबा का दर्शन किया। मीलों तक श्रद्धालु पैदल डिंडी यात्रा से पंढरपुर विठोबा का दर्शन के हेतु आते हैं। मेरा सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि प्रतिवर्ष होने वाले भक्ति के इस महाकुंभ हेतु श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पर पंढरपुर को पवित्र शहर का दर्जा दिया जाए तथा कुंभ मेले के स्तर पर पेयजल, यातायात, लाखों भाविकाओं की सुविधा हेतु यात्री निवास, स्थान गृह, शौचालयों का प्रबंध किया जाए। मैं समझता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल इम्पोर्टेंस के तहत जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एक्ट सेक्शन 2 के तहत जो दर्जा दिया जाता है,
I think that this has been accorded to Pandharpur. क्या सरकार इस प्रबंध में कुछ कर रही है? मंत्री जी। विश्व भर में स्पिरिचुअल टूरिज्म अपना महत्व रखता है, चाहे वो वेटिकन सिटी हो, मक्का मदीना हो, या तिरुपति बालाजी मंदिर हो, या पंढरपुर की यात्रा हो। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस पर काम करता है। और जहां तक संस्कृति मंत्रालय का विषय है, ऐसा कोई भी विषय जब राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के संज्ञान में लाया जाता है तो संस्कृति मंत्रालय अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संविधान के तहत उसे संरक्षित, पोषित और संवहित करने का काम करता है। पंढरपुर यात्रा इसी तरह की एक धार्मिक यात्राओं में है और हम सबका गौरव है और इतनी बड़ी संख्या के अंदर धार्मिक श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। प्रदेश सरकार स्वयं इसमें अपने प्रबंध करती है और सरकार की तरफ से अगर कोई ऐसी मांग प्रदेश सरकार से आती है तो भारत सरकार समय समय पर संज्ञान लेकर इंतजाम करती है। सर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोंकण में ऐसी बहुत सारे मंदिर हैं, वैसे एक मस्जिद भी है दापोली की दाभोल में, और वो मस्जिद पुरानी मस्जिद है, वहाँ नमाज वगैरह होती नहीं, लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसके ऊपर कुछ देखभाल करती नहीं। कभी कभी मैं जब गया था तो वहाँ गायें बैठी हुई थी, तो उसके लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसके ऊपर कुछ करेगी क्या? और दूसरा सवाल मेरा ऐसा है नहीं, आप एक ही सवाल पूछिए और वो भी सवाल से आप हटकर दूसरा सुझाव दिया आपने, ठीक है? तो सवाल पूछता हूँ अभी। आपने सुझाव दिया, सुझाव को नोट किया होगा मंत्री जी, बताइए। माननीय सदस्य ने कितना अच्छा संगम इस सदन के सामने रखा है और मैं बताना चाहता हूं कि सरकार या आर्कियोलॉजिकल सर्वे किसी भी धार्मिक स्थल, हमारे संविधान की भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी धार्मिक स्थलों का, अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सेक्शन 2 या सेक्शन 4 की कैटेगरी में आते हैं तो बिना इसके कि वह मस्जिद है, मंदिर है या गुरुद्वारा है या गिरजाघर है, उनका संरक्षण हम नियमानुसार करते हैं। और आगे भी अगर ऐसा कोई संज्ञान में लाया जाएगा तो उस विषय पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे कार्रवाई करेगा। श्री अजय प्रताप सिंह। माननीय सभापति जी, माननीय राणे जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इसी संदर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि देश में अनेक ऐसे मठ मंदिर हैं जिनके साथ उनकी संपत्तियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन संपत्तियों की लूट हो रही है, ज़मीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। ऐसे मठ मंदिरों के देखरेख के लिए क्या केंद्रीय स्तर पर कोई अधिकरण है अथवा नहीं है, तो क्या कोई अधिकरण बनाने की मंशा है सरकार की? और इन मठ मंदिरों के संचालन के लिए अजय प्रताप सिंह जी, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा मगर वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। आप मंत्री जी को लिखिए, आगे देखेंगे उसको क्या करना। नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज श्रीमती जर्ना दास वैद्या, क्वेश्चन नंबर 62। मोहंती मैडम, सप्लीमेंट्री। सर, thank you, sir. My first question, I want to know the Health and Family Welfare Minister whether it is true that 707 women have not received the amount in the year 2016 and 17 in Roorkee, Dehradun, in civil hospital from Janani Suraksha Yojana. मंत्री जी। I don't have a specific answer to this because she can write to me. I'll inquire accordingly because the states, it is the states who disperse the money. We only give to the states. So if a specific case is brought to me, I'll certainly. Second supplementary, ma'am. Supplementary, whether it is true that many ASHA workers has not receiving the funds. Right. Sir, the procedure is that Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, under National Health Mission and otherwise also,
gives the technical support and the financial support to the states. There is a procedure that the states come out with their PIP, Program Implementation Plan. And according to the Program Implementation Plan, which is forwarded by the state to the central government, the central government approves and accordingly gives the money. As far as the ASHA workers are concerned, it is within that structure itself where it is made, the financial part is also taken care, and we disperse the money accordingly. Sri Anubhav Mohanty. Sir, after promulgation of the scheme, has the infant mortality rate and the mother mortality rate come down in this country? Which are the states where it has gone up and which are the states where it has come down? Through you, I want to request the minister to kindly specify me the states' names. If you have the information, give. Otherwise, you can send it to him. And has it would like to share down, sir? Through this scheme, Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, by JSY and JSSK, and MA program and PMSMA program, and Lakshya program, I am happy to share with the House that our MMR, our IMR, and our under 5 mortality has declined faster than the world pace. Good. Number one. Number two, if we talk about the MDGs, according to the 2014-15 records, the decline has been 77%. As far as the global decline is ours is 43%, when India has declined 77%. And if we see that we have declined by 37 points, that is per 100,000, per lakh live births. 167 was the mortality, which is now 130. Which is now 130. Are you saying it's percent or points? No, points. 130. This is the decline, and we have attained the position where we have gone far away than the MDG goals. And accordingly, if we go by 2025, we will be able to surpass the SDG goals also, where the target is 2030. As far as the infant mortality rate is concerned, the decline has been from 4,300,000 lives to 39,000 lives. Okay. So that is also, there is also a decline in that. Please. Practically every state, this is a national average which we have, practically every state, practically every state has, there is a decline. He asked a specific question. There are some. Subsequently, if you have information, you send it to him. Sure. Srimati Viprav Thakur. Viprav Thakur. Bhattacharya ji पीछे बैठे हैं, मैडम विप्रो ठाकुर. थैंक यू सर. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो ये बजट की एलोकेशन करते हैं किस आधार पर करते हैं, क्योंकि जो इन्होंने फिगर्स दिए हैं, यहाँ हिमाचल में 2016-15 में 3.10 था और 2017-18 में 2.65 आ गया है. इसी तरह और स्टेट्स में भी कम हुआ है. किस तरह से ये बजट कम कर रहे हैं और क्या इनका आधार है, क्या इनका पैमाना है, किस नजरिए को लेके, क्योंकि बजट बहुत कम है, इसमें बजट बढ़ाने की बहुत जरूरत है पॉपुलेशन में. आप बताइए. थैंक यू. Sir, budget, there is always an increase in the budget, not decrease in the budget. And as far as Himachal is concerned, it was in 2014, 2,200 and something, which is now 500 plus. So it is एक program, इसी program में कम हुआ होगा, लेकिन total budget का जो envelope है, that is also always an increase. Number one. Number two, it is the states who say that what fund they need in which head. इसमें उन्होंने फंड इसलिए कम मांगा होगा क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑन इट्स ओन बढ़ गई होगी, इसलिए वहां पर फंड की जरूरत नहीं होगी और उन्होंने ही कम मांगा है. हमारे तरफ से बजट जब 200 प्लस था, नाउ इट इज 500 प्लस करोड़. राइट. श्री नरेंद्र यादव. Thank you, Chairman, sir. Janani Suraksha Yojana is a very good scheme, sir, but we really have a long way to go in terms of lowering the maternal mortality ratio in our country. Under the Sustainable Development Goal 3, India's target is to reduce the
MMR, that is maternal mortality ratio, to less than 70 per 1 lakh live births by 2030. However, according to the latest available data on maternal deaths released by the Registrar General of the India Sample Registration Survey, MMR in India is as high as 167. Yadavji, question. So question, yes, please. Yes, sir. In the light of such a high MMR, I would like to ask through you, sir, what is the basis on which the cash amount to be dispersed under the JSY to women in rural and urban areas is fixed? Is the amount determined after taking due consideration of expenditure incurred by pregnant women on C-sections, medicines and other medical aid required by pregnant women, and whether the amount is being reviewed annually and adjusted and revised based on the current rates of availing medical health care? Questions has to be short and reply also has to be sharp and short. Honorable member has come out with the data which is outdated, and I shared with the House that the 2014-16 data says that the per lakh live births, the mortality ratio was reached from 167 to 130, and 136 was the MDG goal. So we have 137 was the MDG goal. So we have surpassed the MDG goal. As far as the SDG goal is concerned, it is 70 per lakh live births. According to the speed by which we are declining, by 2025 we will achieve SDG goals also. That is what I am saying. Number one. Number two, states like Kerala, Maharashtra and Tamil Nadu have already reached the SDG goals, and other states are also following it. Thank you. Question number 63, 3P Bhattacharya. Question 63, sir. Please, Minister. Minister has Sir, the statement is laid on the table of the House. Yeah, please, member. Supplementary Bhattacharya. Yes, sir, the Minister has said the government announced the Ayushman Bharat in Budget 2018-19. The Ayushman Bharat consists of two components. One, provision of the comprehensive primary health care, and another through health and wellness center. And number two, Ayushman Bharat National Health Protection Mission. But my question was specifically I wanted to know how many people are being covered under this scheme and how the government is trying to cover this scheme more and more extent. So that is not clear in this reply. Right. As we all know that on 1st of February, while delivering the budget speech, Honorable Finance Minister came out with the scheme called as Ayushman Bharat. This Ayushman Bharat got the cabinet sanction on 21st March 2018. This has got two components. Number one component is that National Health Protection Scheme. According to the socio-economic caste census, 10 crore 74 lakh people are covered under the SCCC data. Approximately 50 to 55 crore people are coming into this program. This is entitled-based program, and this covers the full family, whatever the size of the family may be. And 5 lakh rupees per year will be given as the health coverage for this procedure. In the month of February, we had the state consultations, and consultations were done extensively with all states, because many states were running with their own health schemes also, and protection schemes and insurance schemes. So whether they wanted to subsume or they wanted to go separately, that consultation was done. Out of 26 states, MOU has been done. And now the empanelment process is on. And there are 1,350 secondary and tertiary procedures which have been enrolled in it.
The package is according to the empanelment, and that has been shared with the states. Right. The IT platform is being developed. By July end, the data testing is going on. The beneficiaries have been identified. 80% in the rural area, 60% right, in the, Minister. in the urban area. Bhattacharya, second supplementary. Yes, I have a serious supplementary, that is, all these things, Ayushman Bharat, that confine particularly in the urban areas, in the urban hospitals and the other areas, it has given some result, is no doubt. But I like to know, in the rural areas, exactly it has not yet been done anything. What about rural areas? Please, rural areas, please. Procedures are done in hospital. All government institutions are deemed to be impaneled. So all government institutions will be doing it. And in 2-tier and 3-tier cities, wherever there will be facilities, we are impaneling those institutions and we will be supporting them. Next, Srimati Kanimoji. Some states like Tamil Nadu have all implemented this national health protection scheme. So I'd like to know how the government will support such states, because we've already invested in the insurance of its people. Minister. That is what I'm saying, that every state we had a consultation. They have their own insurance program, but there are left outs also. We have got our own programs. There is some duplication also. We are going to give support to the SCCC data the beneficiaries. And whoever comes, they are coming out with the program where they are going to take out the SCCC data, and they will be supported by us. Sri Surendra Singh. माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसका जिक्र किया है। मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा प्रश्न है कि जो जननी सुरक्षा योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार थी, क्वेश्चन तो उस समय मेरा उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक स्कीम थी जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए, कि गर्भवती महिला के परिवार से अगर फ़ोन जाता था तो एम्बुलेंस वहाँ आती थी, डॉक्टर उसमें आता था, वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे। 102 नंबर। आपका क्वेश्चन क्या है? इसी पे आ रहा हूँ सर, आई एम कमिंग टू माय क्वेश्चन। प्लीज आइए। उसके तहत बच्चे गर्भवती महिला को लेके जाया जाता था, शिशु और माता की दोनों की जब तक हेल्थ ठीक होती थी, उसके बाद उसी एम्बुलेंस से उसको घर तक छोड़ा जाता था। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए क्या ऐसी योजना को पूरे देश में लागू करने की कोई स्कीम है, और साथ ही साथ खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस की जो कमी है उसको कब तक दूर एक ही सप्लीमेंट्री। ये जहाँ तक एम्बुलेंस का सवाल है, ये भारत सरकार की स्कीम है जो हमने हर एक स्टेट्स को दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, और वही उसी स्कीम के तहत इसका लाभ उठा रहे थे। नंबर 1, इसका राशि भी बड़ा आवंटित है। कैपिटल पर हम खर्च करते हैं, उसके बाद हम हर साल उसके डेप्रिसिएशन के साथ कट करते चलते हैं, और वो उसके अनुसार उसको स्टेट्स उसको बेयर करती हैं। ये स्कीम चल रही है और इस स्कीम का लाभ सब लोग उठा रहे हैं और इसका लाभ आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू। श्री शमशेर सिंह मनहस। सर, कमज़ोर वर्ग और माइनॉरिटी में जो लोग रहते हैं, मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे वर्गों के लिए क्या अलग प्रकार से कोई डाटा इनके किया जाता है या अलग से बनाने का कोई प्रावधान है? ठीक, मंत्री जी। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये इन्हीं डिप्राइवेशंस के आधार पर बना है और इसी का उपयोग स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री राम कुमार कश्यप। 64 Statement is there on the table of the House. Supplementary 1. सर, स्विस बैंकों में भारतीयों का बढ़ता काला धन चिंता का विषय है। मोदी जी सरकार के आने के बाद यह विश्वास था कि देशों में काले धन की कमी आएगी, काले धन को समाप्त करने के लिए चरणबद्ध कार्य होगा, सरकारी एजेंसियां कुछ ज़्यादा काम कर पाएंगी। 2014 से लेकर के 2016 तक काले धन में कमी तो आई थी, परंतु स्विस बैंक के हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय नागरिकों के भारतीय नागरिकों का जमा धन जो 2016 के आंकड़ों की तुलना में 2017 में 50% से भी ज़्यादा वृद्धि हो गई है। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी जानना चाहता हूं, जो 2017 में अचानक 50% की जो वृद्धि आई है, इसके पीछे क्या कारण है? मंत्री जी।
माननीय सभापति जी, ये एक और उदाहरण है कैसे बेबुनियाद खबर के ऊपर कई बार देश की जनता और इतने वरिष्ठ सांसदगण भी, उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं, कितने किसी का नाम लिया नहीं उन्होंने, इस देश के बड़े-बड़े नेता एक सरल से डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते हैं और समझ नहीं पाते। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार 2014 में आने के बाद एक के बाद एक लगातार काले धन के ऊपर जो प्रहार किया गया इस सरकार द्वारा, उसी के कारण स्विस बैंकों में भी जो पैसा धनराशि रखी थी वो 2014 से 2017 के अंत तक 80% घटी है। ये स्टैटिस्टिक्स पूरे देश के समक्ष है। अब आता हूँ इस स्टैटिस्टिक पे जो माननीय सांसद जी ने अभी रेफर किया। इनका एक स्टैटिस्टिक के ऊपर ध्यान आकर्षित करूंगा। स्विस नेशनल बैंक ने डेटा निकाला कि कुल राशि स्विस बैंकों में विश्व भर में जो होती है उसकी एनालिसिस करके उन्होंने एक डेटा निकाला। हो सकता है वो स्विस बैंक का खाता भारत के कोई ब्रांच में भी हो सकता है वो किधर भी विश्व भर में किधर भी किसी भी भारतीय का हो, चाहे वो भारत में रहता हो चाहे नॉन रेजिडेंट इंडियन हो। अलग अलग प्रकार से ये पैसे स्विस बैंक में कोई भी रखे, वैध अवैध जो भी, वो सब डेटा कंपाइल करके स्विस नेशनल बैंक एक फिगर निकालता है। मैंने स्विस अथॉरिटी से चर्चा की, भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस फिगर, तो मुझे लिखित जवाब क्या आया और मैं कोट करना चाहूँगा। स्विस नेशनल बैंक का जो फिगर मीडिया में आया है उसके बारे में स्विस अथॉरिटीज कहते हैं, the figures published by the SNB, Swiss National Bank, are regularly mentioned in the Indian media as a reliable indicator of the amount of assets held with Swiss financial institutions in respect of Indian residents. Then he clarifies कि कैसे गलत है ये. He says more often than not, the media reports have not taken into account the way the figures have to be interpreted, which has resulted in misleading headlines and analysis. ये सरकारी रिस्पॉन्स है। Second supplementary, सुनिए। नहीं, एक ही मिनट सर। Rather, moreover, it is frequently assumed that any assets held by Indian residents are undeclared, so-called black money. फिर उनका कहना है कि अगर आपको सच्ची में इंडियन रेजिडेंट्स का कितना पैसा स्विट्जरलैंड में है वो देखना हो तो एक जो राइट डेटा सोर्स है, स्विस अथॉरिटीज कह रही है, जो करेक्ट डेटा सोर्स है उसको कहते हैं लोकेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, कि स्विट्जरलैंड, लोकेशन स्विट्जरलैंड में कितना पैसा है ये भी स्विस नेशनल बैंक कलेक्ट करता है इन कोलैबोरेशन विद द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। और उस डेटा के अनुसार माननीय सभापति महोदय, उस ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, ज्वलंत विषय है, देश में लोगों को इसके बारे में गलत फहमियां दूर करने की सरकार की जिम्मेदारी है। ये खुद स्विस अथॉरिटीज लिखित रूप में देते हैं कि स्विस नेशनल बैंक इन कोलैबोरेशन विद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का जो डेटा है वो दर्शाता है कि लोन्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ इंडियंस अदर देन बैंक्स, मतलब आरबीआई भी रख सकता है, स्टेट बैंक भी रख सकता है, बैंकों को छोड़ो, जो इंडिविजुअल्स के डिपॉजिट स्विस बैंक्स में है स्विट्जरलैंड में, डिक्रीज्ड by 34.5% in the last year compared to the previous year. Right. Second supplementary. 34% कम हुआ। Second supplementary. क्वार्टर में तो 44% कम। Please. Minister, please confine to the issue. सर, स्विस बैंक ने जब यह रिपोर्ट जारी की कि स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों की जमा राशि 2016 में आंकड़ों की तुलना में 2017 में 50% से भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो माननीय वित्त मंत्री जेटली जी ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि स्विस बैंकों ने जो आंकड़े सार्वजनिक किए हैं उनमें सब काला धन नहीं है। तो फिर मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, सारा काला धन नहीं है तो कितना काला धन है और ये काला धन कब भारत में? माननीय सांसद जी भली बात ही जानते हैं कि 2011 में केंद्र सरकार ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे हैं, स्विस बैंक के साथ तय किया था, अमेंड की थी ट्रीटी के जब भी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो हम उनसे उसके बारे में जानकारियां ले सकते हैं। दुर्भाग्य से 2011 से 14 के बीच कई HSBC के अकाउंट्स वगैरह की जानकारियां आई जिसके लिए स्विट्जरलैंड के साथ हम मांगते रहे इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन मिली नहीं।
फिर 2014 अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेवेन्यू सेक्रेटरी और अधिकारियों को वहां भेजा और सख्ती से वहां पे बात करने के बाद जॉइंट डिक्लेरेशन इशू हुआ कि आगे से वो इंफॉर्मेशन देने में हमें सहूलियत करेंगे। और सभी माननीय सांसद जान के खुश होंगे कि 2014 के बाद लगभग 4000 से अधिक हमने इंफॉर्मेशन मांगी है वहां से और उस डेटा के ऊपर उचित कार्रवाई देश में हो रही है। इसी के साथ साथ अभी हमने जो नई ट्रीटी रीनेगोशिएट की है स्विट्जरलैंड के साथ, उसके तहत 1 जनवरी 2018 के बाद जो भी ट्रांजैक्शन स्विट्जरलैंड में होंगे कोई भी भारतीय नागरिक द्वारा, उसको हमें मांगना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक डेटा भारत को मिल जाएगा, राइट, जिसपे हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये भी जो 2017 का दिसंबर का डेटा है, वो ओपनिंग बैलेंस के रूप में हमें ऑटोमेटिकली सब जानकारी मिल जाएगी। श्री सुकेन शेखर रॉय, प्लीज। ऐसा नारा देने से क्या होता है? It appears from the वहां तक पहुंचेगा नहीं, स्विस बहुत दूर है। Sir, it appears from the reply given by the Honourable Minister that the double taxation avoidance agreement was executed on 29th of December 1994. Then protocol amending the agreement entered into on 7th of October 2011, and the multilateral competent authority agreement was executed on 1st of January 2018. So since last 24 years or so, the agreements are being executed. I want a specific reply from the Honourable Minister. How much unaccounted deposit of Indians have so far been recovered from Switzerland? In how many cases proceeding has been initiated? Right. And when the citizens of India will get 15 lakhs in their account? Minister. Sir, I think the Honourable Member may have some information which the government does not have. If he is privy to any information about black money, I think he should put it before the government so that the government can take action. Answer the question. How is the government not Answer the having question. data? You just answer the question, please. Honourable I told him. Chairman, You answer the question. In the last 4 financial years, from 2014 to 2018, the government has got 4,843. That I have already told him. He has to answer the question. That's all. Nothing else. Please, Bajay, no aspirants on you. Sir, I did not cast suspicion. I made an appeal through you that if he has any information, he should give it to the government. No, please. How is that an aspersion? How is that an aspersion? He has clarified it. He has clarified it. I am making an appeal to the Honourable Member. That if he has any information, he should give us. Sir, as regards the exchange of information requests, government has made 4,000. He has clarified. He has not cast any aspiration. Then the extent of it. Information requests to foreign jurisdictions in the last 4 financial years, and proceedings are going on. The House is adjourned to meet at 2 p.m.